तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवंबर 2025 के करंट अफेयर। बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए और आने वाले हैं आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो भी होने वाली है उनमें ये करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर है, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2025 जो जा चुका है और आज तारीख हो चुकी है अपनी 8 दिसंबर 2025। ओके, आज हम करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर अक्षय सर बाय गिविंग पीडीएफ ऑफ ऑल करंट अफेयर क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 है। 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, 30 पन्नों की पीडीएफ है। इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे, एक एक घंटे के 2 पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में कॉप 30 समिट का आयोजन कहाँ हुआ था। जो कॉप 30 समिट है उसका आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ब्राजील वेलम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया जकार्ता। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए इसमें 2025 जो कि ब्राज़ील में हुई थी, जहां पर मोदी जी भी गए थे। 2025 में कॉप 30 समिट का आयोजन 10 से 21 नवंबर को ब्राज़ील के शहर बेलेम में हुआ था। ब्राज़ील का जो बेलेम शहर है वहाँ पर हुआ था। कॉप 30 समिट के बारे में जाने तो यह यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क की 30वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये कॉप 30 लिख रहा है, ये 30वें नंबर की है। यदि कॉप 29 लिखा होता तो ये 29वें नंबर की होती। कॉप 28 लिखा होता तो ये 28वें नंबर की होती। ओके, इस तरह से ये 30वें नंबर की समिट है जिसका उद्देश्य दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिटिक्स पर चर्चा करना है। और यह 10 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई थी, जो कि बेलम पेरा पेरिस ब्राज़ील में इसकी लोकेशन है। ब्राज़ील में इसे शुरू किया गया था। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई थी। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इसका फुल फॉर्म है और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर। और कॉप फर्स्ट समिट की बात करें तो बर्लिन ब्राज़ील में हुई थी 1995 में। अब 2025 चल रहा है तो अब ये 30वें नंबर की है। बीच में एक नहीं हो पाई, मतलब शायद कोविड के टाइम पे नहीं हुई होगी। कोप 29 की समिट बात करें जो लास्ट वाली समिट हुई थी वो अजरबैजान में हुई थी 2024 में। वो आपको नॉर्मली याद रखना है। जो 2024 वाली हुई है वो अजरबैजान में ए में 24 वाली, और बी में यानी ब्राज़ील में हुई है 25 वाली, यानी कि कॉप 29 कॉप 30। ओके, याद हो जाएगा। भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी है। 94वीं रामसर साइट की वेलुर बुलर झील बनी है, और गोगाविल लेक है, चिल्का लेक है, और क्या है अस्तामुडी वेटलैंड बनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोगाविल लेक। गोगाविल लेक को रामसर साइट में 94 नंबर की रामसर साइट घोषित किया गया है। अब भारत में टोटल 94 रामसर साइट हो गई है और एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में हो गई है। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गोगाविल लेक को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। और रामसर साइट के बारे में बात करें तो इसमें पहले इसके बिहार के रामसर साइट के बारे में बात करें तो यह पहले बिहार का बक्सर डिस्ट्रिक्ट में स्थित गोकुल जलाशय और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की उदयपुर झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। इससे बिहार से पहले है जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है ना, बिहार का जो बक्सर जिला है उसकी गोकुल जलाशय है उसे, और वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट की उदयपुर झील को वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की है उदयपुर झील को देख करके
राजस्थान मत कर देना। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की उदयपुर झील को भी रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। अब बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हो चुकी है। बिहार में कितनी रामसर साइट है? क्योंकि बिहार अभी चुनाव में काफी मशहूर हुआ था, तो बिहार में कितनी रामसर साइट हो चुकी है यह पूछा जा चुका था है। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है। रामसर साइट की बात करें तो यह दुनिया के इंपॉर्टेंट वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट घोषित करता है। रामसर कन्वेंशन में एक यूनेस्को की एक ट्रीटी है जो 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था, और वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें रामसर साइट घोषित करने पर उसके लिए स्पेशल वर्क किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। भारत में रामसर साइट की बात करें तो अब 94 रामसर साइट हो चुकी है टोटल। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, 20 रामसर साइट है। पहली रामसर साइट की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। ओके, याद रहेगा आपको, पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, और टोटल भारत में हो चुकी है 94, और एशिया में सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा है। ओके, रामसर साइट भारत में एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट को बढ़िया सा पेन लेते हैं, और कोई कलरदार मस्त वाला हरा वाला ले। भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? Which city has been declared India's second UNESCO city of gastronomy? ओके, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, एंड ऑप्शन डी चेन्नई। और आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए लखनऊ को हमारा गैस्ट्रोनॉमी ऑफ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। और इसके बारे में जानते हैं, यूनेस्को ने लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। यूनेस्को की आपको पता ही है, आगे और बढ़ेंगे। यह हैदराबाद के बाद दुनिया की भारत की दूसरी सिटी है जिसे गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। यह ऑनर जो मिला है लखनऊ के उनके खाने की यूनिक कल्चर को, सदियों पुराने ट्रेडिशन को, उनकी बेहतर क्यूलिनरी प्रैक्टिस, कुलिनरी प्रैक्टिस, पाक पद्धति, यानी कि खाना बनाने की जो कला है, उनकी जो जिस पद्धति से, जिस मेथड से खाना बनाते हैं, उसके लिए दिया गया है। व्हाट इज सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्या है? यह एक ऑनर है जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत दिया जाता है। यूनेस्को में जो सिटी होती है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक संस्था है, इसकी सब मतलब इसके अंदर काम करने वाली एक और छोटी संस्था है जिन्हें कहता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, UCCN, जो उन सिटियों को देखती है, उन सिटियों में क्या कहते हैं क्या कहते हैं इनको, यह रिकॉग्नाइज करती है जिनमें कुछ स्पेशल बात होती है जिन सिटियों को लेकर के, उनके जैसे कि लखनऊ में है यूनिक कल्चर है, सदियों पुराना ट्रेडिशन है, और उनकी बेहतर पाक पद्धति यानी कि खाना बनाने की जो कला है उसको लेकर के यह लखनऊ को प्रदान किया गया है। यूनेस्को का एक सिटी प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य सिटीज़ को ऑनर प्रदान करना, यहाँ पर क्राफ्ट, फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक को लेकर यूनिकनेस है। ओके, लॉन्च किया गया था 2004 से उसे शुरू किया गया है, और बहुत सारी सिटियों को दिया जा चुका है, और इंडिया में 2 सिटियों को दिया जा चुका है। इंडिया में 2 सिटियों को दिया जा चुका है, एक है आपकी हैदराबाद और दूसरी है आपकी लखनऊ। ओके, याद रहेगा आपको, याद रहना चाहिए। ओके, और हरा पेन अच्छा। हाँ, भारत के साइक्लोन डिडवा के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत ने साइक्लोन डिटवा आया था श्रीलंका में, उसकी मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सागर मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर समुद्र सेतु, और ऑपरेशन
सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। सागर बंधु यानी कि समुद्र का समुद्री भाई, समुद्री बंधु, बंधु यानी कि मित्र। ओके, समुद्री बंधु चलाया गया था। साइक्लोन तितवास का ओरिजिन श्रीलंका के साउथ ईस्ट के बे ऑफ बंगाल में हुआ था और इस साइक्लोन के कारण श्रीलंका में अब तक 150 लोगों की मौत हो गई है। इस साइक्लोन ने भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश को भी इफेक्ट किया है। इस साइक्लोन के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया था। यह 2026 की आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा कारगर साबित होगा। यह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखना। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान की है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारी मिलिट्री वगैरह भेजी है जो उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक करने में, और एनडीआरएफ की टीम है, नेशनल डिजास्टर, जो एनडीआरएफ की रिलीफ फोर्स, जो एनडीआरएफ है, उन्हें भेजा है ताकि वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लिया जा सके। नोट, साइक्लोन दितवास का नाम यमन देश ने दिया है और दितवास यमन में स्थित एक लगून का नाम है। साइक्लोन ज़्यादातर हिंद महासागर वगैरह और ये बंगाल की खाड़ी वगैरह इस साइड में आते हैं, और इस साइड के जो जितने भी देश हैं उनके द्वारा ही नाम दिए जाते हैं समय समय पर, और उनके सारा अपने अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि साइक्लोन वगैरह आता है तो हर देश के द्वारा नाम दिया जाता है कि एक साल ये देश देगा, एक साल दूसरा देश देगा, एक साल तीसरा देश, इस तरह से नाम देते हैं। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखो, पहला याद करने का यह है कि 53वां न्यायाधीश बनाया गया है जस्टिस सूर्यकांत को, जो कि 53 का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। कौन है? सूर्यकांत, बाला नहीं, सूर्यकांत जी। ओके, 53वां बनाया गया है। 52वें कौन थे? 52वें थे अपने, बताओ 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 कौन थे? BR गवई जी। ओके, यह 124 124 के तहत आता है, जिन्होंने 134 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत दी जाती है। ओके, जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ये शपथ उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने यह शपथ उन्हें दिलाई है। जस्टिस सूर्यकांत CJI के पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे, यानी कि 2027 तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा और वे इस पर बने रहेंगे, और जिससे उन्होंने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई को रिप्लेस किया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई है, उनको रिप्लेस किया है। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बात करें तो ये हिसार हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। हरियाणा के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वहाँ पर एडवोकेट जनरल वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। ओके, हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के एक्सक्लूसिव चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मतलब हरियाणा राज्य के पहले चीफ जस्टिस है जो कि CJI बने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस है, नहीं, हरियाणा से निकले हुए, यानी कि हरियाणा जिले का जो पहला पर्सन है जो कि एक CJI बना है। इस तरह से याद करना, इसको गलत भी याद मत कर लेना प्लीज ना। और इसी के साथ ही याद करते हैं अपन आर्टिकल 121 को, जिसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 121 में दिया गया है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, यानी कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, यानी कि संसद में किसी प्रकार की चर्चा होगी उसमें यानी कि सुप्रीम को संसद में किसी प्रकार की चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायालय के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी,
यानी कि संसद में कोई कोर्ट से संबंधित चर्चा नहीं करेगा कि न्यायालय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, न्यायालय सिस्टम में कानून व्यवस्था किस तरह से वो है, यानी कि न्याय वगैरह सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सिर्फ न्यायपालिका का कार्य है, वो अपना कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 122, इसी तरह से अनुच्छेद 122 के बारे में जानते हैं। 122 में दिया गया है न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। इसी प्रकार संसद ने बोल दिया कि भैया हम तुम्हारे काम में दखल मत देंगे, और इसी प्रकार से न्यायालय ने बोल दिया कि हम तुम्हारे काम में भी दखल नहीं देंगे, यानी कि न्यायालय में संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। न्यायालय संसद की जांच नहीं करेगा। और आर्टिकल 125 में क्या है ये आप कमेंट सेशन में बताइए। ओके, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे भी बढ़ना है, हमें आगे भी चीज़ें देखनी है। अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 5 के अनुच्छेद 124 से आर्टिकल 147 तक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसमें 124A में दिया गया है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाएंगे अन्य जज, यानी कि अभी फिलहाल में एक चीफ जस्टिस है और 33 अन्य जज है। ओके, टोटल 34 जजों की पीठ बैठती है। ओके, आर्टिकल 124(2) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्य जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। ओके, इन्हें सफेद कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। किस सिस्टम से? कोलेजियम सिस्टम से, यानी कि जो पुराना चीफ जस्टिस है वो रिकमेंड करेगा। ओके, ये नाम को, चीफ जस्टिस के नाम को रिकमेंड करेगा, यानी कि BR गवई और उनके साथ बैठने वाली 4 लोगों की टीम, यानी कि टोटल 5 लोगों की टीम होती है जो रिकमेंड करती है अगले चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 104वीं जयंती मनाई गई है। यह क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है? 24 नवंबर अभी गया ही था को लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई है। यह किस राज्य से संबंधित था? असम से, केरला से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से? लचित बोरफुकन की बात करें तो यह असम राज्य से थे, और इनके बारे में और जानते हैं, चलो देखते हैं। 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती 24 नवंबर को मनाई गई है। इनका जन्म 24 नवंबर को 1622 में असम के सरायदेव जिले में हुआ था। यह अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। अहोम साम्राज्य को याद करना, अहोम साम्राज्य के बारे में जब भी पढ़ेंगे हमें असम ही याद आना चाहिए, क्योंकि असम में ही है। और 43वां वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की साइट में अहोम्स के मोइडम, सरायदेव मोइडम्स को लगाया गया है, और के बारे में काफ़ी चर्चा में रहता है, एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लचित बोरफुकन को। अहोम किंगडम के संस्थापक सुकाफा थे, और अहोम किंगडम 1226 से 1826 तक असम एंड नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। अहोम साम्राज्य ने 1671 में सरायघाट के युद्ध में असम सेना का नेतृत्व किया था लचित जी ने। बैटल ऑफ सरायघाट की बात करें 1671 में, यह पीस ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सरायघाट गुवाहाटी असम में हुई थी। अहोम एम्पायर, जो कि असम का सबसे बड़ा एम्पायर है और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एम्पायर है। कमांडर की बात करें तो लचित बोरफुकन, किंग की बात करें तो चंद्रध्वज चक्रध्वज सिंह। मुगल एम्पायर की बात करें तो कमांडर राम सिंह, जो कि आमेर का किंग था मुगल एम्पायर औरंगजेब के तहत, और यह हार गया था, मुगल एम्पायर को हराकर फेंक दिया था। ओके, यानी कि जो सराय घाट का युद्ध हुआ था वह दो साम्राज्य के बीच हुआ था। एक तरफ था अहोम साम्राज्य, एक तरफ था मुगल एम्पायर औरंगजेब के वाला, और लचित बोरफुकन के समय पर हुआ था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। जो इधर की साइड से कमांडर गया था, अहोम साम्राज्य की तरफ से कमांडर गया था लचित बोरफुकन, और मुगल एम्पायर की तरफ से गया था राम सिंह, किंग ऑफ आमेर।
आमेर का राजा गया था। ओके, लचित बोरफुकन की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ वैल्योर यानी कि शौर्य की प्रतिमा है। असम के जोरहाट में स्थित 125 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। इसका अनावरण 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ ही ज़्यादा याद करने योग्य मेन चीज़ यही है लचित बोरफुकन के बारे में। यह अहोम साम्राज्य से संबंधित है और यह असम से है। ओके, मेन चीज़ आपको यह याद करने का है। और अहोम साम्राज्य में सरायदेव मॉडर्न्स को विश्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ओके, और नवंबर 2025 को डेविस कप का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली। इटली ने स्पेन को हराया है। और टेनिस टूर्नामेंट है डेविस कप, जो इटली का लगातार तीसरा खिताब जीता है। इटली ने कुल 4 डेविस कप जीते हैं। पहला खिताब जीता था 1976 में। फिर लगातार 3 साल से इटली ही जीता आ रहा है। डेविस कप मतलब इटली। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI से अपन याद करते हैं डेविस इटली। डेविस को इटली पसंद है, डेविस को इटली पसंद है। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मेंस टीम टेनिस कंपटीशन है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टीम कंपटीशन है। स्टार्ट की बात करें तो यह है 1900 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 125 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें हर देश अपनी मेंस टेनिस टीम को भेजा है। भारत भी 3 बार फाइनल में पहुंच चुका है, यानी कि भारत ने अभी तक कोई भी ये क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, डेविस कप है वो जीता नहीं है। लेकिन यह 3 बार फाइनल में जरूर पहुंचा है, 1966 में, 1974 में, 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में महिला क्रिकेटर विश्व कप प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? 2025 का बात चल रहा है। महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया ने जीता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया था दीपा शर्मा को। ऑप्शन बी लॉरा वेलवार्डट को, शेफाली वर्मा को, हरमनप्रीत कौर को। तो आपका आंसर हो जाएगा दीपा शर्मा को दिया गया है। दीप्ति शर्मा, सॉरी, दीपा शर्मा, दीप्ति शर्मा को दिया गया है क्या? प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार, यानी कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में। 2025 वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का आयोजन 2 नवंबर को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में किया गया था। इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। कौन जीता है? भारत। हरा कौन है? साउथ अफ्रीका। कितने रन से हराया है? 52 रन से। 2025 की बात चल रही है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात चल रही है। ओके, याद रखना। वर्ल्ड ODI क्रिकेटर वर्ल्ड कप की बात करें तो यह इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी इंग्लैंड में। पुरुषों के वर्ल्ड कप से 2 साल पहले शुरू हुआ। पुरुषों का वर्ल्ड कप बाद में शुरू हुआ, पहले महिलाओं का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। फर्स्ट टूर्नामेंट 1973 में शुरू हुआ था। वो लीग सिस्टम के तहत हुआ था, जैसे IPL होता है ना, इस तरह से हुआ था। फर्स्ट वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो विनर इंग्लैंड रहा था। रनर अप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। होस्ट भी इंग्लैंड था। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। 7 बार इन्होंने जीता है वर्ल्ड कप। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो यह 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक हुआ था। होस्ट की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका। 13वां एडिशन है। विनर की बात करें तो इंडिया इसका विनर रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो दीप्ति शर्मा। मोस्ट विकेट लिए हैं इन्होंने, टोटल 22 विकेट लिए। देखो याद रखना, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। मोस्ट रन की बात करें तो लौरा वॉलफोर्ड साउथ अफ्रीका की है, इन्होंने 571 रन बनाए। क्या बात है। भारत में पहली बार वुमेन ODI वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने पहली बार वुमेन ODI वर्ल्ड कप जीता है। भारत 2005 और 2017 में
फाइनल भी खेल चुका है, लेकिन जो जीतने वाला कप है वो पहली बार है जो वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में जीता है। ओके, याद रखना 2005 और 2017 में फाइनल खेल चुका। भारत ने 1978 में, 1997 में, 2013 के बाद अब 2025 में चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, यानी कि भारत में खेला गया। साथ में कौन सा था इस बार 25 के साथ में? इंडिया और श्रीलंका। ओके, याद रखना ओनली अकेला इंडिया नहीं है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, दोनों देशों में इसको होस्ट किया गया, यानी कि दोनों देशों में खेला गया था। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है? Who has won the Booker Prize in 2025? बुकर प्राइज की बात करें तो किरण देसाई, ऑप्शन ए एंड्रयू मिलर, ऑप्शन बी डेविस सेजले और ऑप्शन डी सुशांत चोई। तो आपका आंसर हो जाएगा डेविड सेजले। डेविड सेजले एक ब्रिटिश ऑथर है, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है। डेविड सेजले को उनकी नोवेल फ्लैश के लिए 2025 का बुकर प्राइज दिया गया है। 2025 बुकर प्राइज दिया गया है फ्लैश के लिए, FLESH के लिए। किसे दिया गया है? डेविड सेजले को, DAVID डेविड को दिया गया है, और SZALAY सेजले को दिया गया है। ओके, और डेविड सेजले की बात करें तो डेविड सेजले पहले हंगेरियन, जो हंगरी देश है वहाँ के हैं, मूल के लेखक है। बाद में उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली, इसलिए हंगरी ब्रिटिश लिखा गया है। इसे पहला बुकर प्राइज मिला है, यानी हंगरी का पहला पर्सन है जिसे यह बुकर प्राइज मिला है। फ्लैश की बात करें तो डेविड सेजले का छठवां नोवेल। उन्होंने इससे पहले 5 नोवेल और लिखे हैं। नोवेल फ्लैश की बात करें तो यह कहानी इस्तवान नाम के एक हंगरी के व्यक्ति की है। इसे जोनाथन के पेंगुइन बुक ने प्रकाशित किया है। बहुत अच्छा प्रकाशन है। उन्होंने काफ़ी सारी जो टॉप सेलिंग बुक है वो प्रकाशित की है। सामंता हार्वे को 2024 का बुकर प्राइज उनकी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। वह यूनाइटेड किंगडम से। सामंता हार्वे, ये इंडियन नाम समझ मत लेना, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश थे। ओके, सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। पहले उनके पूर्वज वगैरह होंगे यहाँ से, लेकिन अब इस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स ही है। ऑर्बिटल के लिए 2024 वाला किसको मिला है? सामंता हार्वे को। 2025 वाला किसको मिला है? डेविड भाई को। ओके, किसके लिए मिला है? अपने के लिए, फ्लैश के लिए। ओके, 2024 वाला किसके लिए मिला था? ऑर्बिटल के लिए। ओके, मंजूमाला, जिस पर NADA में डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, किस खेल से संबंधित है? मंजूमाला NADA के तहत डोपिंग उल्लंघन, यानी डोपिंग वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेने और स्टेरॉइड वगैरह लेने, अधिक वगैरह लेने के चक्कर में उन्हें 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह किस खेल से संबंधित है? शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो। यानी हथौड़ी फेंक, और यानी हथौड़ी होती है। हथौड़ी फेंक में उन्हें यह दिया गया था। भारत की हैमर थ्रो प्लेयर 2014 एशियन गेम्स जो साउथ कोरिया में हुए थे, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। मंजूवाला को डोपिंग वायलेशन के कारण बैन कर दिया गया है। मंजूवाला का बैन 10 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। इसका मतलब कि वह मिड 29 तक किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा नहीं ले पाई। और अब NADA की बात करें तो NADA के बारे में देखते हैं। यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में बनाया गया है NADA, नेशनल एंटी डोपिंग। अंडर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। इसके मिनिस्टर कौन है वो आपको बताना है। मिनिस्टर कौन है? ये बता सकता हूँ मैं कि ये हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से है। ओके, आगे आपको बता। वर्क की बात करें तो यह खिलाड़ियों में डोपिंग नियंत्रण और एंटी डोपिंग रूल्स को लागू करवाने का कार्य करता है।
और बिहार में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार कौन सी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन बिहार, नीतीश कुमार हैज टेकन ओथ एज द सीएम फॉर विच टाइम, यानी कि 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। 10वीं बार, सबसे अधिक बार सीएम बनने का खिताब है वो इन्हीं के नाम जाता है। 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का लीडर घोषित किया गया है। इसके बाद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बन गए। यह हो बिहार का लाला। इसी के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। और बिहार इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो एनडीए ने बिहार इलेक्शन में 243 सीट में से 202 सीटें जीत हासिल की है। बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की है 89 सीट। जनता दल यूनाइटेड ने, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीट और आरजेडी ने हासिल की है 25 सीट। आरजेडी वो क्या नाम है, लालू यादव वाली। नीतीश कुमार जी की बात करें तो बिहार से संबंधित है, बिहार के 22वें चीफ मिनिस्टर है और अभी तक चल रहे हैं और अब तक 10 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। बिहार के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी रह चुके हैं। आगे की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैकलेट को, ये तो पिछली साल भी, पिछले मंथ वाले में भी पढ़ा था। हाँ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 वाला, हाँ, मिशेल बैकलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बैकलेट को दिया गया है। मिशेल बैकलेट को यह है और दुनिया में पीस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। मिशेल बैकलेट की बात करें तो यह है चिली देश से संबंधित है। चिली देश की पहले और अब तक की एकमात्र महिला प्रेसिडेंट रही है। चिली की पहली और अब तक की प्रेसिडेंट रही है, महिला प्रेसिडेंट है चिली की ये मिशेल बैकलेट। और यूएन वुमेन एजेंसी की पहली डायरेक्टर भी रह चुकी है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेड भी रह चुकी है। ओके, इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल प्राइज है जो कि हर साल दिया जाता है। यह अवार्ड दुनिया भर के पीस के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान करने के लिए दिया जाता है। और इसमें गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाता है तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। रिवॉर्ड की बात करें तो 2.5 मिलियन रुपये यानी 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्टार्टेड की बात करें तो 1986 में से स्टार्ट किया जाता। फर्स्ट अवार्ड की बात करें तो पार्लियामेंट्रियन फॉर ग्लोबल एक्शन ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में 20वां G20 समिट कहाँ आयोजित किया गया है। जॉन्सनबर्ग में, साउथ अफ्रीका जॉन्सनबर्ग में G20 समिट आयोजित किया गया है। नवंबर 2025 में G20 समिट का आयोजन 22 से 23 नवंबर जॉन्सनबर्ग को अफ्रीका में आयोजित किया गया था और 2023 वाला किया गया था इंडिया में। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ग दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करना। मेंबर की बात करें तो 21 मेंबर है, 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन था और 2023 में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया था इंडिया में। ओके, फॉर्म की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को बनाया गया था। चेयरमैन की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस टाइम पे जो हर साल जो कंट्री होस्ट करती है वही उसका चेयरमैन हो जाता है। ओके, साइरिल रैम्फोसा साइरिल रैम्फोसा। हर साल G20 देशों की समिट होती है। फर्स्ट समिट की बात करें तो 2008 में हुई थी वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट में। 2024 वाली रियो डी जेनेरो में हुई थी ब्राज़ील में। 2023 वाली इंडिया में हुई थी। नोट, G20 समिट 21वीं समिट का आयोजन 2026 में यूनाइटेड स्टेट में ही होगा, मियामी में। मियामी यूनाइटेड स्टेट में 21वीं समिट, यूनाइटेड स्टेट की 21वीं समिट जो कि 2026 में होने वाली है, वह US
मियामी में होगी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत 26 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि 2025 का एंड आ चुका है तो इसलिए 2026 की इंडेक्स आ चुकी है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत की इंडेक्स रही है 23वीं, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI इंडेक्स 2026 की बात करें तो इंडिया की 23वीं रैंक आई है। COP30 समिट में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था। COP30 समिट कहाँ हुई थी, बताओ बताओ बताओ, आपने पढ़ा था ना शुरू शुरू में। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में है देश को उनके क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स को 63 देश है और एक यूरोपियन यूनियन को रैंक किया जाता है। बताए थे ना आप। G20 COP30 की समिट कहाँ पर हुई है? ब्राज़ील में हुई है ना, ब्राज़ील के 30वें नंबर की समिट थी। रखा करो मेरे भाइयों। इस इंडेक्स में किसी भी देश को टॉप 3 रैंक नहीं दी गई है, किसी भी देश क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए टॉप रैंक में जितना कर रहा है। देखो इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया के इंडेक्स में 23वीं रैंक है। इंडिया का स्कोर 61.31 है। काफ़ी 2025 में रैंक 10 कम हो गई है। 2025 में इंडिया की रैंक 10वीं रैंक थी, यानी इस बार भारत की रैंक कम हुई। चौथी रैंक दी गई है डेनमार्क को, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा है डेनमार्क। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, US, स्पेन, फिर मोरक्को। फिर सबसे लोएस्ट रैंक की बात करें तो सऊदी अरब है, जो कि 67वीं रैंक प्राप्त करके अंतिम पायदान पर है। सबसे ज़्यादा को लेकर के कोई अवेयरनेस वगैरह नहीं, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। चर्चित पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है? पन्ना पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना, सुना आपने? चर्चा पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है? पन्ना डायमंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की खदानों में मिलता है, पन्ना खदानों में। ओके, नवंबर 2025 में पन्ना डायमंड को GI टैग दिया गया था। पन्ना डायमंड को मध्य प्रदेश की पन्ना डिस्ट्रिक्ट से खदानों से निकाला जाता है। भारत का 90% डायमंड प्रोडक्शन पन्ना से होता है, इसे सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। पन्ना में डायमंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निकाला जाता है। ओके, पन्ना डायमंड जहाँ पर भी बात आ जाएगा आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। ओके, भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2012 में पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। धर्मेंद्र जी का 89 की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र जी भारत के लेजेंडरी एक्टर थे। उन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता था। यह पंजाब से संबंधित है और इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन थे। भारतीय जनता पार्टी से थे, BJP से। फर्स्ट मूवी बात करें तो दिल भी तेरा और हम भी तेरे 1960s में आई थी ये मूवी। 2004 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। पार्टी BJP से कंसल्टेंट, अरे तेरी बीकानेर से, राजस्थान से भाई साहब, राजस्थान से MP चुने गए हैं बीकानेर से। अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण अवार्ड 2012 में दिया गया था, यही पूछा गया है। और 38वां नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म पॉपुलर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और घायल के प्रोड्यूसर के रूप में, घायल के प्रोड्यूसर के रूप में 38वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम, घायल मूवी आई थी उस टाइम पे, ने होलसम एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर के तौर पे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। ये प्रोड्यूसर थे, खुद ही नहीं प्रोड्यूस की, देओल फैमिली।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अभी गया था 26 नवंबर को। इस दिन हमारा संविधान बताओ लागू हुआ था। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था। यानी कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। शुरुआत किसने? मोदी जी ने शुरुआत की थी इस दिवस की। संविधान दिवस ऐसा नहीं है कि जब से शुरू हुआ जब इसे मनाया जा रहा, नहीं, 2015 में पहली बार मनाया गया था। ओके, वाई इज दिस सेलिब्रेट 26 नवंबर 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11वें सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। यानी कि इसी दिन भारत को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। याद रखना, यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, पूछा यह जाएगा कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था। और उसमें ऑप्शन में 100% लिखा होगा 1949, 1950, 2014, 2015। और इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे और 1950 या 1949 में लगा कर आओगे, लेकिन आंसर होगा आपका 2015। समझ में आया ना? ये पहली बार मनाया गया था, फर्स्ट टाइम मनाया। भारत में पहला ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? भारत ने पहला ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो कि नेपाल को हराकर जीता है। पहला ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 23 नवंबर को हुआ था। यह भारत ने जीता है, नेपाल को हराकर 7 विकेट से हराया था। भारत ने 16 मेंबर की टीम की घोषणा की थी। इंडियन टीम का कैप्टन की बात करें तो दीपिका टी.सी, और वाइस कैप्टन की बात करें तो गंगा एस कदम को वाइस कैप्टन बनाया गया था। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यह होस्ट इंडिया और श्रीलंका में हुआ था। ये पहला ही है ये फर्स्ट वाला, और इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था। और वुमेन्स ओडीआई भी इंडिया ने और श्रीलंका ने ही होस्ट किया था, और इसे जीता भी इंडिया ने ही है। जैसे कि वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीता था, 11 से 23 नवंबर को हुआ था। ओके, टीम की बात करें तो 6 टीमों ने भाग लिया था। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन था। ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI एंड श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। ओके, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसे और 6 टीमों ने भाग लिया था। फर्स्ट एडिशन था, इंडिया ने जीत भी लिया। ओके, और इंडिया में होस्ट किया गया था, इंडिया और श्रीलंका में। सब कुछ इंडिया इंडिया कर रहा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? अहमदाबाद। याद रखिएगा, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आगे बाद में देखेंगे कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। तो उनका होस्ट कंट्री कौन रहेगा? इंडिया। और होस्ट सिटी कौन रहेगा? अहमदाबाद, जो फाइनल हो चुका है। ओके, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। इसकी घोषणा 26 नवंबर को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली के की थी। ग्लासगो में की थी, ग्लासगो। अहमदाबाद में इस कंपटीशन का 24वां एडिशन होगा। इससे पहले 2026 में इस गेम का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। 2026 की बात करें तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो में होगा। एडिशन 23वां एडिशन होगा, इंडिया में होगा जो 24वां एडिशन होगा। डेट की बात करें तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होगा। स्टार्ट की बात करें तो 1930 में कनाडा हैमिल्टन में पहला एडिशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जितनी भी कंट्रीज वगैरह थी उनके द्वारा खेला जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? जकार्ता, इंडोनेशिया। टोक्यो था, इसको पीछे करके अब जकार्ता इंडोनेशिया पहुंच चुका है।
यूनाइटेड नेशन बर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 25 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। रिपोर्ट में दुनिया की अर्बन और ग्लोबल पॉपुलेशन को एनालाइज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता अब दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है। अब तक की पहले जो थी मोस्ट पॉपुलर सिटी टोक्यो जापान थी, जो कि हट चुकी है, अब बन चुकी है जकार्ता इंडोनेशिया की। ओके, भारत की 2 सिटी की रिपोर्ट टॉप 10 पॉपुलर लिस्ट में आती है। जो पहली जब अब जो रैंकिंग जारी हुई है 2025 की नई, उसमें जकार्ता इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। 41 मिलियन यानी करोड़ लोग, 4 करोड़ 19। ढाका बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आ चुका है, 36 मिलियन पीपल। टोक्यो तीसरे नंबर पर आ चुका है, 33 मिलियन पीपल। न्यू दिल्ली दूसरे नंबर पर है, 3 मिलियन पीपल। कोलकाता भी 9वें नंबर पर है। कोलकाता 9वें, 22.5 मिलियन पीपल। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता कौन है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता, प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ 12th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग PKL? दबंग दिल्ली ने 12वें सीजन को जीता है। प्रो कबड्डी लीग इंडिया में होने वाला एक कबड्डी टूर्नामेंट है, जो जैसे IPL वो होता है। प्रो कबड्डी लीग का 12th सेशन आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसे दबंग दिल्ली ने पुरानी पलटन को पुनेरी पलटन पुणे की, जैसे दिल्ली के नाम रख दिया दबंग दिल्ली, पुणे वाली का नाम रख दिया पुनेरी पलटन। वो 31-28 से हरा कर PKL 2025 का नाम अपने जीता है। यह दूसरी बार है जब दबंग दिल्ली ने PKL को दबंग दिल्ली ने PKL जीता है, यानी प्रो कबड्डी लीग दूसरी बार जीता है दबंग दिल्ली ने। प्रो कबड्डी लीग 2025 अगस्त से अक्टूबर में हुआ था। टीम 12 ने भाग लिया था। चैंपियन की बात करें तो दबंग दिल्ली, रनर अप रहा है पुनेरी पलटन। और प्रो कबड्डी लीग 2014 में शुरू हुआ था। मेंस का कबड्डी लीग है। मोस्ट सक्सेसफुल बात करें तो पटना पायरेट्स पटना पायरेट्स 3 बार जीत चुका है कबड्डी में। फर्स्ट एडिशन 2014 में हुआ था। जयपुर में पिंक पैंथर जीता था, और तेरी जयपुर पिंक पैंथर जीता था इसमें, और रनर अप रहा था यू मुंबा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी सिटी है जो एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में शीर्ष स्थान पर रही है? भारत की मुंबई सिटी को एशिया में हैप्पीएस्ट सिटी HAPPIEST हैप्पीएस्ट के तौर पर गिना गया है। बॉम्बे मेरी जान। टाइम आउट की रिपोर्ट। टाइम आउट द्वारा सिटी लाइफ इंडेक्स को जारी किया गया है। इंडेक्स में दुनिया की सिटीज़ की अलग अलग फैक्टर्स पर रैंकिंग दी जाती है, और इस इंडेक्स में एशिया की हैप्पीएस्ट सिटीज़ की लिस्ट को जारी किया है। इसमें एशिया की सबसे जो हैप्पीएस्ट सिटी में, उनमें पहले नंबर पर है मुंबई, दूसरे नंबर पर है बीजिंग चाइना, तीसरे नंबर पर है शंघाई चाइना। टाइम आउट की बात करें तो ब्रिटिश मीडिया और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो फाउंड हुई थी 1968 में। फाउंडर है टॉनी एलियट। हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में ही है, और ये जारी करता है इनको कि सबसे ज़्यादा खुश हैप्पीएस्ट सिटी, यानी किस सिटी में काम करने पर लोग सबसे ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, अपने आप को खुशी प्रतीत कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें रैंकिंग दी जाती है, और एशिया में सबसे नंबर 1 पर आया है अपना मुंबई, भारत का दूसरे नंबर पर बीजिंग, तीसरे नंबर पर शंघाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है? ओके, एंगोला के स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है। देखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, नवंबर 2025 में 50वां जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था अंगोला का, वहां पर भाग लेने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष अंगोला की पहली यात्रा है, यानी कि पहली बार कोई भारत का प्रेसिडेंट वगैरह है जो अंगोला की यात्रा पर गया था। ओके, के बाद और देखते हैं कि अंगोला का स्वतंत्रता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। देश के पोर्टुगल से आज़ादी 11 नवंबर 1975, यानी कि
पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। अंगोला देश को 11 नवंबर 1975 को के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि 50वां है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू, हमारी श्रीमती प्रेसिडेंट जी गई थी। अंगोला की बात करें तो इसकी कैपिटल है लुआंडा, और प्रेसिडेंट की बात करें जो आओ मैनुअल बोकांग गोंकाल्वेस और लोरेंको का बड़ा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? मित्र शक्ति शक्ति श्रीलंका, श्रीलंका। शक्ति जी ने लगा दी लंका। ओके, याद रखना। मित्र शक्ति हुई थी श्रीलंका। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, मित्र शक्ति 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 11वां एडिशन हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी और में 10 नवंबर से 23 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसका मेन पर्पज है कि दोनों देश की सेनाओं के बीच आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ावा देना। फर्स्ट एडिशन 2012 में हुआ था। श्रीलंका में ऐसे अलग अलग होता है कि पहले एक बार श्रीलंका में, एक बार इंडिया में, एक बार श्रीलंका में, एक बार इंडिया में। 10th एडिशन की बात करें तो यह है श्रीलंका में हुआ था, और 11 एडिशन है वो इंडिया में हुआ है। भारत में चर्चित न्योमा एयरबेस कहाँ स्थित है? न्योमा एयरबेस की बात करें तो यह लद्दाख में है, और न्योमा एयरबेस के बारे में जानते हैं। नवंबर 2025 में न्योमा एयरबेस को शुरू कर दिया गया है। यह एयरबेस लद्दाख के न्योमा में है और 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक स्ट्राइक एयरबेस है क्योंकि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से 25 किलोमीटर दूर है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना की साइड है, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान की साइड है। LOC इधर है, LAC इधर है। इससे पहले न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता था। ओके, 2023 में इसे एक्सपेंड करके मॉडर्नाइज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसे BRO द्वारा शुरू किया गया था। 218 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे चालू कर दिया गया है द्वारा से। भारत में एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसे IUCN ने गुड रेटिंग दी है? भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसे गुड रेटिंग दी गई है IUCN इंटरनेशनल। ये भी देखेंगे। IUCN ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 रिपोर्ट में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिव्यू किया है। इस रिव्यू में IUCN ने भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग दी है। काजीरंगा नेशनल पार्क गुड रेटिंग पाने वाला भारत का एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। इन दिस ही गिवन 4 रेटिंग ऑफ दिस साइट गुड, की साइट की कंजर्वेशन बहुत अच्छी है। गुड विद सम कंसर्न, साइट की कंजर्वेशन ठीक है परंतु सुधारों की ज़रूरत है। सिग्निफिकेंट कंसर्न, साइट की कई सारी प्रॉब्लम है और सुधार की बहुत ज़रूरत है। क्रिटिकल की बात करें तो साइट की स्थिति बहुत ख़राब है और तुरंत सुधार की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया के काजीरंगा को मिली है एकदम गुड वाली रेटिंग। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और देखते हैं इसके बारे में। ये इसका नाम काजीरंगा माउंटेन के नाम पर रखा गया है, जो कि दुनिया का 3rd हाईएस्ट पीक है। यह है काजीरंगा असम में, सिक्किम क्यों आ रहा गंगा। भारत की फर्स्ट मिक्स बस, भारत की जो है ये पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मिक्स्ड काजीरंगा। वर्ल्ड हेरिटेज 2016 में मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। लोकेशन की बात करें तो यह सिक्किम में है और एरिया की 1784 किलोमीटर, और स्टैब्लिश्ड की बात करें तो 1977 में यह इस्टेब्लिश हुई थी।
मतलब बनाया गया था इसे। एस्टैब्लिश का मतलब ये नहीं कि काजीरंगा नेशनल पार्क अभी उसी टाइम पे बनाया गया या नहीं, उसे IUCN द्वारा मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। वो तो 2016 में किया ना एस्टैब्लिश। अच्छा मिक्स्ड, अच्छा ये जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिस्टम है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्या है? डेटॉन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेटॉन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को डेटॉन प्राइज डेटॉन पीस प्राइज 2025 का विनर रहे हैं सलमान रुश्दी। यह अवार्ड USA का पहला और एकमात्र एनुअल लिटरेरी अवार्ड है। इस 3 अवार्ड दिए जाते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला विनर रहे हैं हमारे सलमान रुश्दी जी। सलमान रुश्दी 2025 का विनर की बात करें तो फिक्शन की बात करें तो कहवे अकबर को मिला है। नॉन फिक्शन की बात करें तो सुनील अमृत को। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो सलमान रुश्दी। डेटॉन पीस प्राइज की बात करें तो यह इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है। यह अवार्ड ऐसी किताब को दिया जाता है जो दुनिया भर में पीस, सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। और यह अवार्ड ऐसी बुक को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखी गई हो और पहले USA में पब्लिश की गई हो। इंडिया वाली को नहीं दिया जाएगा। स्टार्ट की बात करें तो यह अवार्ड वगैरह 2006 में स्टार्ट हुआ था और 10,000 रुपये इस पे हर कैटेगरी के विनर को प्राइज मनी दिया। 10,000 रुपये नहीं, $10,000 है। 10,000 गुना 85, 8.5 लाख रुपये। ओके, गिवन बाय डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज फाउंडेशन को दिया जाता है। सलमान रुश्दी की बात करें तो इंडियन ओरिजिन के नोवेलिस्ट है। अब सिटीजनशिप की बात करें तो UK और US की सिटीजनशिप है। पहले इंडिया के थे, इंडिया में रहते थे, बाद में UK US चले गए। अवार्ड की बात करें तो बुकर प्राइज मिल चुका है उन्हें 1981 में। पेन पिंटर प्राइज मिला था 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इंडिया ही करेगा, क्योंकि इंडिया के द्वारा ही शुरू किया गया था। 2026 का ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इस समिट का पहला एडिशन होगा। इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के तहत आयोजित किया जाएगा। इस समिट में उसका उद्देश्य दुनिया की जितने भी बिग कैट है, बिग कैट मतलब टाइगर, लायन, लेपर्ड आदि के कंजर्वेशन पर चर्चा करना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो यह इंटरनेशनल अलायंस है जिसे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में PM मोदी द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रैल 2023 में इंडिया में इसे अलायंस के तौर पर शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। इसका हेडक्वार्टर होने वाला है नई दिल्ली। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था और इसका मेन गोल है दुनिया में 7 बड़े जो बिग कैट हैं, यानी टाइगर, जो सब कैट फैमिली में ही आते हैं सारे, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जैगुआर और चीता है, जो उनका कंजर्वेशन करना है। ओके, इसका हेडक्वार्टर होने वाला है बिग कैट अलायंस का न्यू दिल्ली में। चर्चित हाईली गिब्बी गुबी वॉल्केनो कहाँ पर स्थित है? इथियोपिया में है। हाईली गुब्बी वॉल्केनो है वो इथियोपिया में स्थित है। हाईली गिब्बी वॉल्केनो इथियोपिया में किस देश में? इथियोपिया देश में है। हाल ही में इस वॉल्केनो ने 12,000 साल बाद फटा है, यानी 12,000 साल बाद यह है सुसुप्त ज्वालामुखी एकदम फट चुका है और इसमें लार्वा निकला है। हाईली गुब्बी वॉल्केनो की बात करें तो स्मोक 14 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर तक गया है, लोअर लेयर तक गया, स्मोक उड़ते हुए इंडिया तक आया है। इंडिया तक मतलब कि काफ़ी सारी स्मोक है वो देखने को मिली है इथियोपिया। इस एरिया में जेट स्ट्रीम वगैरह होती है, इस स्मोक को इंडिया की तरफ ला रही है, क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं जेट स्ट्रीम वगैरह इसे इंडिया की तरफ लेके आ रही है।
जैसे इंडिया में और भी अधिक पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस है। जेट स्ट्रीम को तेज बहन होती है जो अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो वेस्ट और ईस्ट में मूव करती है। ईस्ट की साइड आकर के यह इंडिया में वाली है। हाईली गिब्बी वॉल्केनो की बात करें तो इथियोपिया में है। आप और रीजन में एलिवेशन की बात करें तो यह 493 मीटर का है। और टाइप की बात करें तो यह शील्ड ज्वालामुखी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट गेनेडी गोलोवकिन है। गोलोवकिन जेनेडी गोलोवकिन को बनाया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट। जेनेडी गोलोवकिन को बोरिस वैन डेर कोस्टा को नीदरलैंड से थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। जो अब नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के, वो बने हैं गेनेडी गोलोवकिन गोलोवकिन गेनेडी गोलोवकिन गेनेडी गोलोवकिन है वो कजाकिस्तान के पूर्व बॉक्सर है और इस पद पर वो अगले 3 साल तक रहेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, फॉर्म हुई थी 13 अप्रैल 2023 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, वासने। मेंबरशिप की बात करें तो 125 नेशनल फेडरेशन है। प्रेसिडेंट गेनेडी गोलोवकिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करने वाले, काफ़ी टाइम वेट करेंगे। 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 में अभी हुआ था, लास्ट एकदम एंड में हुआ था अपना। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFI का आयोजन पणजी गोवा में हुआ था। हमेशा ज़्यादातर ये गोवा में ही होता है। इसे में गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है इस बेस्ट फिल्म को, जो कि है वियतनामीज मूवी है स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। का आयोजन सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड के अलावा भी सभी अवार्ड को सिल्वर पिकॉक अवार्ड भी कहा जाता है। ओके, सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है यानी बेस्ट मूवी को दिया जाता है वो गोल्डन पिकॉक है। वो स्किन ऑफ यूथ है, वियतनामी फिल्म है, उसे दिया गया था। ओके, और विनर देख लेते हैं दूसरे कौन कौन से विनर रहे हैं। गोल्डन पिकॉक दिया गया स्किन ऑफ यूथ को, वियतनाम की मूवी है। बेस्ट डायरेक्शन दिया गया है संतोष देवाकर को गोंधाल के लिए। बेस्ट एक्टर दिया गया है यूबीमियर रियोस को कोलंबिया के ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट मूवी है उनके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है जारा सोफिजा ऑफ्टन को लिटिल ट्रबल गर्ल के लिए। OCTF यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है सेफ हाउस को। एरिक सेवेंसन सेवेंसन के द्वारा बनाई गई है ये मूवी सेफ हाउस, उसे दिया गया है ICFT यूनेस्को गांधी। बेस्ट वेब सीरीज की बात करें तो बुद्धिस्ट पंडित को दिया गया है बंदिश पंडित बंदिश बैंडिट्स को दिया गया है। सीजन 2 है, आनंद तिवारी द्वारा बनाई इस बैंडिट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है। ये मैन ये याद कर लेना, और तो फालतू के ज़्यादातर मैन गोल्डन पिकॉक याद कर लेना जो दिया गया है स्किन ऑफ यूथ को, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रजनीकांत सिंह को। ये दो ही याद करना, फालतू के याद करने। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, हर साल आयोजित किया जाता है। लोकेशन गोवा पणजी में होता है। 1952 में शुरू हुआ था, अब ये 56वां है। 56वां याद रखें। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो फिल्म इंडियन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोवा गवर्नमेंट है। इस सबसे बड़ा अवार्ड है गोल्डन पिकॉक, बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, जो कि स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है 2025 में। ओके, रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है? रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? जो कि है
पोसेइडॉन, 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 पोसेइडॉन कैसे याद करेंगे? अंडर वाटर ड्रॉन है तो पोसेइडॉन है। ओके, डॉन है जो कि ड्रॉन है एक, हाँ याद कर सकते हैं। रूस द्वारा परीक्षण के लिए बनाया गया है पहला परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का नाम रखा गया है पोसेइडॉन। डॉन, देखो डॉन और ड्रोन इसे याद कर सकते हैं, जो कि रशिया ने बनाया है। रशिया के हमारे पुतिन जी है जो वैसे भी डॉन वाली पर्सनालिटी रखते हैं, इसलिए इन्हें पोसेइडॉन को अंडर वाटर ड्रोन बनाया गया है। रह जाएगा। नवंबर 2025 में रशिया में पोसेइडॉन अंडर वाटर ड्रोन सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। यह दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है। पोसेइडॉन की बात करें तो यह न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर और वॉरहेड को यूज़ कर सकता है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड को भी यूज़ कर सकता है। स्पीड की बात करें तो 185 किलोमीटर पर आवर। रेंज की बात करें तो अनलिमिटेड रेंज है इसकी, कोई स्पेशल रेंज नहीं है, जितनी मर्जी हो जितनी आगे तक लेकर जाओ। चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चावंगकुट महोत्सव की बात करें तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। चावंगकुट को नाम सुनते ही अपने को पता चल रहा है कि थोड़ा यह ईस्ट साइड का फेस्टिवल होगा जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट लॉ लगा हुआ है और हर साल 1 नवंबर को मणिपुर में चावंगकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। यह फेस्टिवल मणिपुर की कुकी, चिन और मिजो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को फूड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हर साल देवी से अच्छे हार्वेस्ट की कामना करने के लिए मनाया जाता है। चावंग का मतलब होता है शरद ऋतु और कुट का मतलब होता है फसल, तो इसके लिए चावंग कुट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के लिए क्या क्या होता है? ट्राइब्स अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में डांस, सिंगिंग और कई सारे आयोजन करते हैं, जिसमें विलेज के पुजारी वगैरह होते हैं जो मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं, उनके द्वारा जो राइस बियर को बांटा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ में इंडेक्स की जो भारत की रैंकिंग रही है वो 86 रैंकिंग रही है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2025 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में देश की रूल ऑफ लॉ की कंडीशन को मेजर किया गया है, इनकी लॉ कितना रूल को यानी लॉ को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, उसके तहत रैंकिंग दी जाती है। इसमें इंडिया की रैंकिंग दी गई है 86। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि किसी देश में लॉ का रूल हो और उस देश के नागरिक लॉ फॉलो करना करे, वो चाहे वो अमीर हो या गरीब, यानी कि कितना लॉ फॉलो करते हैं उस देश के लोग। ओके, इसके तहत उन्हें रेटिंग दी जाती है जो कि इंडिया को दी गई है 80। साथ ही आगे देखते हैं इसमें कौन का चल रहे थे, हाँ ये इंडेक्स रैंकिंग चल रही थी रूल ऑफ लॉ की। इंडेक्स में देश को 8 डायमेंशन और 44 इंडिकेटर्स पर रैंक किया जाता है और तीसरी कितनी आज़ाद है, कितनी सरकार की जवाबदेही आदि के आधार पर इन्हें रैंक किया जाता है। देश इंडिया की रैंक आई है 86। पहली रैंक डेनमार्क की, दूसरी नॉर्वे, तीसरी गई है। 143 भी आई है वेनेजुएला, लोएस्ट है। इंडिया की रैंक 2024 में बढ़िया थी 79, 2025 में और गिर चुकी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें तो ये है जैसे दुनिया में रूल ऑफ लॉ का मेजर करना। स्टार्ट की बात 2009 में स्टार्ट हुई थी। पब्लिश्ड बाय की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा पब्लिश की जाती है। अफ्रीका देश तंजानिया के नए राष्ट्रपति, अफ्रीकी देश तंजानिया है, उनके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो सामिया सुलुहू हसन को बनाया गया। सामिया सुलुहू हसन को तंजानिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। सामिया सुलुहू हसन इस इलेक्शन में 98% वोट जीत हासिल की। सामिया सुलुहू हसन 2021 प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। 2025 में द्वारा चुनाव हुए थे और फिर से यह प्रेसिडेंट। तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकी देश है। अफ्रीका
साइड का एक देश है। कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा इसकी कैपिटल है। और प्रेसिडेंट की बात करें सामिया सुलूहु हसन। क्वेश्चन देखते हैं। राम दरश मिश्र जिनका निधन हाल ही में हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित? ये भी नहीं पता। राम दरश एक है जो कि एक लिटरेचर से संबंधित है। और रामदर्श मिश्रा की बात करें तो 100 साल की उम्र में उनका निधन किया है। वे एक इंडियन पोइट और एक राइटर है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में उनका काफ़ी योगदान है। 150 से ज़्यादा किताब। रामदर्श मिश्रा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इनका व्यवसाय की बात करें तो एक पोइट है, कवि है, राइटर है, लेखक है। उस कविताओं की बात करें तो बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, और मैं तो यहाँ हूँ, और अग्नि की हंसी, ये इनकी हैं। और अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया है। और नाम की बात करें तो क्या नाम है? रामदर्श मिश्रा। 2025 में अवार्ड दिया गया है इन्हें पद्मश्री। और सरस्वती सम्मान दिया गया था 2000 में। मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2015 में। अग्नि की हंसी के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। 2011 में रामदर्श मिश्रा को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना की बात आ रही है तो टेनिस को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत के फेमस टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। उन्होंने 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है। उनका टेनिस करियर 22 साल का रहा है। ये वह 23 साल की उम्र से टेनिस है। 22 साल से देश के लिए काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है रोहन बोपन्ना। और डबल्स कैटेगरी में ओल्डेस्ट व्यक्ति जो वर्ल्ड की नंबर 1 डबल कैटेगरी में ये ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक ले चुका है। और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर मेंस डबल ग्रैंड स्लैम वाले दुनिया के ओल्डेस्ट पर्सन है। 2024 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसमें मेंस डबल में रोहन बोपन्ना ने गोल्ड जीता था। ठीक, मतलब वो इसमें कोई गोल्ड सिल्वर वगैरह ऐसा नहीं कि अवार्ड जीतते या नहीं जीतते। ओपन डबल वाले में था रोहन बोपन्ना। अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2025 में। पद्मश्री दिया गया था उन्हें 2024 में। 2025 में एशियाई युवा खेल की पदक तालिका में भारत की रैंकिंग। एशियाई युवा खेल पदक तालिका में भारत की रैंकिंग है वो 6ठी रैंकिंग। 2025 में एशियन यूथ गेम्स का आयोजन बहरीन में किया गया था। 2025 में जो एशियन यूथ गेम्स हुए थे वो किए गए थे। एडिशन था जिसे 2013 के बाद था। भारत ने इसमें 48 मेडल जीतकर मेडल टैली में 6वां स्थान हासिल किया गया है। बहरीन में आयोजित हुआ था 25वां एशियन यूथ गेम्स। भारत ने इसमें जीते हैं, 6ठी रैंक हासिल की है। और भारत ने इसमें 13 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर मेडल जीते हैं। और 13 गोल्ड, 18 में सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके यहाँ पर 6वां स्थान हासिल किया गया। टोटल कितने? 40। पहले रैंक पर है चाइना, रैंक उज्बेकिस्तान, तीसरे रैंक पर कजाकिस्तान। एशियन यूथ गेम्स की बात करें तो एशिया का एक खिलाड़ियों का एक इंटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर इस एशियन गेम्स के बाद सबसे बड़ा आयोजन माना है। इसमें 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया इसे होस्ट करती है। फर्स्ट इवेंट हुआ था 2009 में, सिंगापुर में हुआ था। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बात करें तो यह एशिया के स्पोर्ट्स के लिए गवर्निंग बॉडी है। फाउंडिंग की बात करें 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुवैत में। मेंबर की बात करें तो 45। प्रेसिडेंट की बात करें तो रणधीर सिंह इसके प्रेसिडेंट। ये याद करने योग्य। ओलंपिक काउंसिल ऑफ के जो हेड है वो है रणधीर सिंह।
ये याद कर, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो IBS के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय IBS के महानिदेशक चुने गए हैं वो है संजय गर्ग। संजय गर्ग को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IBS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का डायरेक्टर जनरल चुना गया। के बारे में देखते हैं। उन्होंने यह पद प्रमोद कुमार तिवारी को रिप्लेस किया गया है। प्रमोद कुमार से अब संजय गर्ग बन चुके हैं। केरला से केरला के 94 बैच। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यह स्टेटरी बॉडी है। यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत इसे बनाया गया था। फॉर्म की बात करें तो 1986 में यह फॉर्म हुई थी। मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत यह आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत यह गवर्निंग बॉडी आती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बायोटा बेंडाना उत्सव बायोटा बेंडाना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। बायोटा बेंडाना उत्सव हर साल उड़ीसा में मनाया जाता है। इसे 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये ओडिया कैलेंडर है, उसे कार्तिक में इस दिवस को ओडिया कैलेंडर के कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और कौन सा फेस्टिवल है? बोइटा बेंडाना। बोइटा बेंडाना में बोइटा का मतलब पुराने समय में यूज होने वाली बोट्स या शिप होता है। बेंडाना का मतलब पूजा करना होता है। यानी कि इन पर ये जो समुद्री इलाका है, उड़ीसा समुद्र से तटता हुआ इलाका है ना, उड़ीसा समुद्री इलाका है, तो समुद्र के यहाँ पर बोट वगैरह चलती है काफ़ी। तो बोट वगैरह की पूजा करने के लिए जो 5 नवंबर को मनाया जाता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ओके, मनाया जाता है। यहाँ पर बोट वगैरह की पूजा की जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 अपन शुरू करेंगे बाद में। पार्ट 2 शुरू करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तथास्तु। धन्यवाद।